E36 हिंदी। और इसी तरह एक महीना बीत गया। रूई ने कई मिशन लिए थे, जिसका लक्ष्य अपने कठिनाई ग्रेड के भीतर कम से कम समय में उच्च पारिश्रमिक वाले मिशन को पूरा करना था। पिछले महीने उसने कुल 6 मिशन लिए थे। 5 अंगरक्षक मिशन, 2 शिकार श्रेणी मिशन और 1 अपराध श्रेणी मिशन। उन्होंने कुल 640 मार्शल क्रेडिट अर्जित किए थे, जो कि मिट्टी के बेसिलिस्क मिशन से अर्जित मार्शल क्रेडिट के अतिरिक्त थे। साथ ही इसके तुरंत बाद शाही मिशन से अर्जित कुल 1220 मार्शल क्रेडिट थे। रूई खुश था कि वह महीने के अंत तक 4 अंकों तक पहुंचने में कामयाब रहा। इसका मतलब है कि उसके पास बहुत सारी अच्छी चीजें उपलब्ध थीं। आप मात्र 100 या 200 मार्शल क्रेडिट से कई उच्च श्रेणी की तकनीकें नहीं खरीद सकते। वह अपने रिजर्व से संतुष्ट था, खासकर तब जब वह और अधिक हासिल नहीं कर सकता था। उसका समय समाप्त हो चुका था। अगले 5 महीने पूरी तरह से मजबूत होने के लिए समर्पित होंगे। उसके बाद लंबे समय से प्रतीक्षित कैंड्रियन मार्शल फेस्टिवल आखिरकार आ ही जाएगा। लेकिन वह एक ऐसी समस्या का सामना कर रहा था जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कौन सी तकनीक खरीदनी है। बेशक, आमतौर पर जब भी वह तकनीक खरीदने वाला होता था, तो उसे आमतौर पर यह सटीक जानकारी नहीं होती थी कि वह अप्रेंटिस लाइब्रेरी में से कौन सी तकनीकें खरीदना चाहता है। लेकिन वह जानता था कि वह किस तरह की तकनीकें खरीदना चाहता है, और उन्हें खरीदने के लिए उसे किन शर्तों को पूरा करना होगा। अपने पहले प्रशिक्षण दौर के लिए उसे सभी बुनियादी क्षेत्रों में बुनियादी अप्रेंटिस स्तर की तकनीकें हासिल करने की जरूरत थी। उस समय उसके पास अप्रेंटिस स्तर की कोई तकनीक नहीं थी। खुद को एक उचित मार्शल अप्रेंटिस कहना भी शर्मनाक था। वह बुनियादी नींव बनाने में पहला कदम उठाने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। दूसरे प्रशिक्षण दौर में उनकी विविधता और विविधता में बड़ी खामियां भरने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। कुछ पकड़ने और कुश्ती की तकनीकें, साथ ही एक अंतिम प्रहार और कुछ रक्षात्मक और जवाबी आक्रामक चालें खरीदकर उन्होंने अपने विकल्पों की सीमाओं को केवल महत्वपूर्ण दबाव प्रहार से बढ़ाकर कई तरीकों तक बढ़ा दिया था, जिसके माध्यम से वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिरा सकते थे। तीसरे दौर ने उनकी मार्शल आर्ट की शक्ति को बढ़ाया था। आउटर कन्वर्जेंस ने इसे शक्ति और गति में एक आधारभूत और मौलिक बढ़ावा दिया था, जबकि इनर डाइवर्जेंस ने उन्हें सहन करने की क्षमता दी थी। ब्लिंक ने उन्हें ऐसे अवसरों का फायदा उठाने का विकल्प दिया, जिनका वे पहले फायदा नहीं उठा सकते थे, जबकि सिस्मिक सेंसिंग ने कई अवसरों को बंद कर दिया, जिनका उनके प्रतिद्वंद्वी आमतौर पर फायदा उठा सकते थे, लेकिन अब नहीं उठा सकते थे। इस दौर ने आमतौर पर उनकी समग्र दुर्जयता को काफी अच्छी तरह से बढ़ाया था, और एक अच्छी तरह से वितरित तरीके से भी। उन्होंने प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण में एक स्पष्ट, विशिष्ट और परिभाषित लक्ष्य के साथ प्रवेश किया था। तो फिर यहाँ समस्या क्या थी? समस्या यह है कि रूई ने मन ही मन सोचा, मेरे पास उन व्यक्तिगत तकनीकों के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं है जिन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ। वह जानता था कि वह उन तकनीकों में निपुणता हासिल करना चाहता था जिससे वह कैंड्रियन मार्शल फेस्टिवल में मार्शल अकादमिक प्रतियोगिता जीत सके, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे तकनीकें क्या थीं। क्या उसे आउटर कन्वर्जेंस जैसी कुछ और शक्ति बढ़ाने वाली तकनीकें खरीदनी चाहिए? क्या उसे उम्मीद है कि उससे उत्पन्न होने वाली अपार शक्ति उसे प्रतियोगिता में जीत दिलाएगी? या शायद उसे कुछ और अधिक पैंतरेबाजी उन्मुख तकनीकों जैसे कि पैरेलल वॉक को खरीद लेना चाहिए और इसके बजाय यह आशा करनी चाहिए कि उसकी चकमा देने की क्षमता ये सुनिश्चित करेगी कि उसकी हार न हो। शायद उसे डेलन के रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी पहले से ही मजबूत रक्षा को और भी मजबूत करना चाहिए। या शायद मिलियाना का रास्ता अपनाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह लंबे समय तक लड़ सके। आखिरकार वॉइड एल्गोरिदम को समय पसंद था। वह निश्चित नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो वे सभी आकर्षक विकल्प थे। उसे बस यह नहीं पता था कि उसे कई रास्तों में से किस पर जाना चाहिए। वह तो आंशिक रूप से कई रास्तों पर भी चल सकता था। वह किस रास्ते पर जाए, इस बारे में अनिर्णायक था। इसका एक कारण यह था कि वह नहीं जानता था कि मार्शल अकादमी प्रतियोगिता के लिए कौन सा रास्ता सबसे उपयुक्त था, जिसे कैंड्रियन साम्राज्य की सभी 16 मार्शल अकादमियों द्वारा एक साथ आयोजित किया जाना था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट था। प्रतियोगिता के विजेता को अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस का खिताब दिया जाएगा। फिर भी जितना रूई इसके लिए उत्सुक था, उसे एहसास हुआ कि वह विवरणों के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता था। इसका एक कारण यह था कि यह बहुत दूर की बात लगती थी। कुछ समय पहले यह 1 साल दूर था, और अब अचानक रूई के पास प्रशिक्षण और परिशोधन के लिए केवल 5 महीने बचे थे। इसका दूसरा पहलू यह था कि वह बस बहुत व्यस्त था। रूई के लिए हर घंटा मायने रखता था। उसने मेहनत की, उचित रूप से आराम किया और फिर कुछ और मिशन पूरे किए। ये हमेशा उसके दिमाग में रहता था, लेकिन अब जब उसका चौथा प्रशिक्षण चरण शुरू होने वाला था, तो ये तुरंत और अचानक उसके दिमाग में सबसे आगे आ गया। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने के बाद मैं इस फैसले पर वापस आ सकता हूँ। रूई ने कंधे उचका दिए। बार बार अपना सिर फोड़ने का कोई मतलब नहीं है।
वह तुरंत कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, और वह अपनी कीमती मार्शल क्रेडिट को ऐसी तकनीक पर बर्बाद करना पसंद नहीं करता था जिसे खरीदने के बाद उसे बाद में पछतावा हो। मार्शल क्रेडिट कीमती थे और उन्हें बादल, पसीने और आंसुओं के माध्यम से अर्जित किया जाना था। अकादमी रिफंड की भी पेशकश नहीं करती है। उसने अपना मन बना लिया। वह अपना मन बनाने से पहले मार्शल अकादमिक प्रतियोगिता की घटनाओं में खुद को डुबो लेगा। शायद वह अपने प्रशिक्षकों या दोस्तों से भी पूछेगा। उन्हें पहले से ही प्रारूप और सामान्य नियम और तथ्य पता थे, लेकिन निश्चित रूप से प्रतियोगिता के बारे में अधिक अनुभव रखने वाले लोगों के पास अधिक अंतर्दृष्टि और जानकारी होगी। शायद खेल बदलने वाला नहीं, लेकिन पर्याप्त अंतर्दृष्टिपूर्ण। यहाँ तक कि एक छोटा सा संकेत भी उसके मन और निर्णय को तय करने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा। वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। मार्शल प्रतियोगिता। स्क्वॉय कायरी ने रूई की ओर देखते हुए कहा। यह सही है, रूई ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं मार्शल कॉन्टेस्ट के लिए प्रशिक्षण लेने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस तरह की तकनीक खरीदनी है। मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई सलाह है। पिछले दिनों उन्होंने कई लोगों से बात की थी। उनके दोस्तों, कुछ प्रशिक्षकों, कुछ पुराने प्रशिक्षकों से उन्हें अलग अलग तरह की राय मिली थी। केन ने उनसे कहा था कि उन्हें अपनी बचाव करने की क्षमता में सुधार करना चाहिए। फे ने कहा था कि उन्हें अपनी स्ट्राइकिंग में सुधार करने पर विचार करना चाहिए। डेलन और मिलियाना ने क्रमशः उनसे कहा था कि वे अपनी रक्षा और सहनशक्ति में सुधार करने पर विचार करें। उसे यकीन नहीं था। उसे उम्मीद थी कि दूसरों से सलाह लेने से उसे कुछ स्पष्टता मिलेगी, लेकिन सच कहूं तो इससे उसकी उलझन और बढ़ गई। उनके सामने प्रस्तुत प्रत्येक विकल्प के पक्ष में कई अच्छे तर्क थे। मार्शल प्रतियोगिता का आपके मार्शल आर्ट के विकास से क्या संबंध है? कायरी ने पूछा। रूई ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। इसका मेरे मार्शल आर्ट के विकास से क्या लेना देना है? मैं मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेना और जीतना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे और मजबूत बनना होगा। उसने भ्रमित भाव से उत्तर दिया। स्क्वॉय कायरी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके शब्दों पर सोचने के लिए समय लिया। आप जानते हैं, जब मैं अकादमी में थी, तब मैंने मार्शल कॉन्टेस्ट जीता था और मुझे मार्शल प्रिंसेस का ताज पहनाया गया था। क्या? रूई ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मुझे यह नहीं पता था। बहुत समय पहले की बात है। कायरी ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। इतना समय पहले कि अब ये कोई मायने नहीं रखता। यह महत्वहीन है, भले ही मुझे चैंपियन का ताज पहनाया गया हो। उसने रूई की ओर इशारा करते हुए कहा। वह उन शब्दों पर भौंचक्का रह गया। वह इतना समझदार था कि उसे एहसास हो गया कि उसके शब्दों का मतलब था। वह कुछ कहना चाह रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुच्छ। मार्शल प्रतियोगिता। उसने संदेह भरी नजर से बुदबुदाया। कैनरियन मार्शल फेस्टिवल हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता था। इसकी कम आवृत्ति ने यह सुनिश्चित किया कि जब भी यह फेस्टिवल आता था, तो इसका बहुत महत्व होता था। इसने न केवल पूरे साम्राज्य, बल्कि आसपास के देशों का भी ध्यान आकर्षित किया। सेकिगहारा संघ, ब्रिटानिया साम्राज्य और गोर्तेउ गणराज्य, सभी ने सद्भावना के कुछ कूटनीतिक प्रदर्शन हेतु महोत्सव के दौरान कैनरियन साम्राज्य में अपने प्रतिनिधि भेजे। कैनरियन मार्शल फेस्टिवल के केंद्र में कैनरियन साम्राज्य की 16 मार्शल अकादमियों द्वारा आयोजित अंतर शैक्षणिक मार्शल प्रतियोगिता थी। 16 प्रतिनिधि, 4 राउंड, 1 चैंपियन। महिमा, प्रतिष्ठा, धन। ऐसी घटना कैसे महत्वहीन हो सकती है? तुम्हारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? उसने पूछा। मार्शल स्क्वॉय तक पहुंचना या मार्शल कॉन्टेस्ट जीतना? मार्शल स्क्वॉय तक पहुंचना, रूई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जितना वह मार्शल प्रतियोगिता जीतना चाहता था, मार्शल स्क्वॉय तक पहुंचना रूई के लिए किसी भी अन्य चीज से कहीं ज्यादा मजबूत इच्छा थी। उसका अंतिम लक्ष्य अपनी मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाना और अपने मार्शल पथ को हमेशा के लिए पार करना था। वह कभी भी फिर से विवश होकर मरना नहीं चाहता था। पहली बार ही काफी बुरा हुआ था। यदि वह मार्शल स्क्वॉय तक नहीं पहुंच पाता, तो इसका मतलब था कि वह अपने मार्शल पथ और मार्शल आर्ट में एक मृत अंत पर पहुंच गया था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह बर्दाश्त करने को तैयार था। इसकी तुलना में मार्शल प्रतियोगिता वास्तव में महत्वहीन थी। क्या मैं दोनों का पीछा नहीं कर सकता? रूई ने भौहें सिकोड़ी। मार्शल स्क्वॉय बनने का मतलब यह नहीं था कि वह मार्शल कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकता था, और मार्शल कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मतलब यह नहीं था कि वह मार्शल स्क्वॉय नहीं बन सकता था। तो ऐसा क्यों लग रहा था कि स्क्वॉय कायरी इस बात पर जोर दे रहा था? क्या आप कर सकते हैं? उसने पूछा। क्या मैं नहीं कर सकता? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे बताओ, अगर मार्शल कॉन्टेस्ट नहीं होता तो तुम प्रशिक्षण कैसे लेते? उसने पलटकर पूछा। रूई इस सवाल पर चुप रही। कम से कम, क्या आपका सामान्य प्रशिक्षण आपके मार्शल प्रतियोगिता प्रशिक्षण से भिन्न होगा? उसने पूछा। शायद। आपको क्या लगता है कि आप मार्शल स्क्वॉय तक कैसे पहुंच पाएंगे, यदि आप मार्शल प्रतियोगिता जैसी किसी चीज को अपने मार्शल पथ को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं? स्क्वॉय कायरी ने उससे पूछा।
रूई की आंखें उन शब्दों को सुनकर खुली की खुली रह गईं। वह समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। प्रशिक्षण आपके मार्शल आर्ट और मार्शल पथ को आकार देता है। उसने कहा, आपके प्रशिक्षण का आपके मार्शल आर्ट और मार्शल पथ पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। इसे ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि मार्शल प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण में बदलाव करना आपके लक्ष्य के लिए अनुकूल है? रूई ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं था, उसकी बात में दम था। मार्शल कॉन्टेस्ट उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था, उसे अपने मार्शल पथ को उसकी ओर नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि यह अपने मूल पथ से दूर जा रहा है। मार्शल कॉन्टेस्ट के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण का क्या मतलब था? मार्शल प्रतियोगिता हर 5 साल में एक बार होती थी। उसे वास्तव में इसमें केवल एक बार भाग लेने का मौका मिलता था। उसके बाद, यह अब प्रासंगिक नहीं था। यह उसके मूल मार्शल पथ को बदलने के लायक नहीं था। इसके बजाय, उसे केवल अपनी मार्शल आर्ट के लिए ही प्रशिक्षण लेना चाहिए, किसी अन्य चीज या व्यक्ति के लिए नहीं। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, प्रशिक्षक काइरी। रूई आभारी था। वह प्रतियोगिता पर ही थोड़ा ज्यादा केंद्रित हो गया था। वह अभी भी मार्शल प्रतियोगिता के लिए उत्साहित था और अभी भी मजबूत बनने का इरादा रखता था। लेकिन फर्क ये था कि वह प्रतियोगिता की खातिर अपने मार्शल पथ को प्रभावित करने के लिए तैयार नहीं था। वह अभी भी अपने मार्शल पथ के भीतर मार्शल प्रतियोगिता के लिए निचले स्तर पर प्रशिक्षण ले सकता था, लेकिन वह अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं था। भले ही उसने जो तकनीकें चुनी थीं, वे मार्शल प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल भी सर्वश्रेष्ठ न हो, फिर भी वह उनमें महारत हासिल करना चाहेगा, अगर उसे लगता है कि ये तकनीकें उसके मार्शल पथ के लिए वफादार हैं। काइरी ने स्वीकृति के संकेत के साथ सिर हिलाया। शुभकामनाएं। मैं मार्शल प्रतियोगिता और महोत्सव में आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन कभी मत भूलना, आपका मार्ग उनसे कहीं आगे तक जाता है। रूई ने सिर हिलाया। धन्यवाद। उसे विदा देने और अप्रेंटिस लाइब्रेरी की ओर जाने से पहले, उसका मन अब मार्शल फेस्टिवल के निरंतर विचारों से ग्रस्त नहीं था। मेरी मार्शल आर्ट वॉइड एल्गोरिदम है, और मेरा मार्शल पाथ प्रोजेक्ट वाटर है। उसने खुद से फुसफुसाया, मैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगा। वह अप्रेंटिस लाइब्रेरी के गेट पर पहुंचकर रुक गया। उसे तुरंत पता चल गया था कि इस समय वह किस प्रकार की तकनीकें खरीदना चाहता है। नहीं, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता था कि वह क्या नहीं करना चाहता था। वह किसी एक क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता था, वह एक ऑलराउंडर था और यह नहीं बदला। वह पहले अपने दोस्तों के सुझावों को लेने और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर रहा था जो मार्शल कॉन्टेस्ट सेटिंग में सबसे उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। यह मेरा मार्शल पथ नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया, जैसे ही वह अप्रेंटिस लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। अब समय आ गया था कि वह अपने निर्णय लें। इस प्रशिक्षण में मैं अपनी मार्शल आर्ट में क्या हासिल करना चाहूंगा? रूई ने खुद से पूछा। खैर, इस प्रश्न का उत्तर देना पहले की तुलना में अधिक कठिन था, क्योंकि उनकी मार्शल आर्ट में अब कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं थी, तथा वह 14 प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों से परिपूर्ण थी। उसने एक सेकंड के लिए तार्किक अनुमान को किनारे रख दिया। वह अपनी मार्शल आर्ट के लिए वास्तव में क्या चाहता था? उसने अंदर झांका, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की। खुद के प्रति सच्चे रहना उसके मार्शल पथ के प्रति वफादार बने रहने की कुंजी थी। उसे कुछ समय लगा, लेकिन उसे एहसास हो गया, काश मेरी मार्शल आर्ट में अधिक मारक क्षमता होती। उसे यह एहसास हुआ, शिकार क्लास मिशन के दौरान अपने असंतोष को याद करते हुए, जब वह कम समय में मिट्टी के बेसिलिस्क को नीचे गिराने में असमर्थ था। उनका आक्रमण आउटर कन्वर्जेंस, फ्लोइंग कैनन, बाइंडिंग लैश और मिराज डाइव तक सीमित था। इससे निश्चित रूप से विविधता काफी हद तक आई, लेकिन इसमें वह घातकता नहीं थी जो वह चाहता था। ऐसा हमला जो अगर सही तरीके से किया जाए तो उसके प्रतिद्वंद्वी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर, इन तकनीकों में महारत हासिल करना बहुत कठिन होता था या ये बहुत उच्च श्रेणी की होती थीं और इसलिए बहुत महंगी होती थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अब, कम से कम उसके पास एक उद्देश्य था। क्या यह मार्शल कॉन्टेस्ट के लिए सबसे अच्छा तरीका था? शायद नहीं। मार्शल कॉन्टेस्ट में एक गैर हत्या या अपंग करने वाला नियम था, जो सीमित करता था कि वह कितनी मारक क्षमता का उपयोग कर सकता है। क्या वह अपना विकल्प बदलने जा रहा था, भले ही वह सबसे इष्टतम विकल्प न हो? नहीं, यह उनका युद्ध पथ था, न कि युद्ध प्रतियोगिता। वह विभिन्न तकनीकों की तलाश में आक्रामक उन्मुख अनुभाग में चला गया। आखिरकार, वह एकमात्र जगह जहां उसे घातक तकनीकें मिल सकती थीं, वह आक्रामक उन्मुख अनुभाग ही था। वहां एक बार फिर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गया पर युद्ध तकनीक कितनी विविध थी। सम्मोहन पंजा, एक ऐसी तकनीक जिसमें व्यक्ति अपनी उंगलियों और नाखूनों की नोक को एक शक्तिशाली विष से संतृप्त करने के लिए तैयार करता है जिससे उनींदापन होता है। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसके लिए पहले उपयोगकर्ता को जहर की खुराक के नियंत्रित प्रशासन द्वारा इस विष के प्रति मजबूत सहनशीलता बनाने में महीनों बिताने की आवश्यकता होती थी। तभी उंगलियों और नाखूनों को इस विष को उत्पन्न करने के लिए तैयार किया जा सकता था।
एक लड़ाई के दौरान हिप्नोटिक क्लॉ के माध्यम से उपयोगकर्ता के प्रतिद्वंद्वी को विष के लगातार संपर्क में लाने से प्रेरित सम्मोहन पैदा होगा जब तक कि प्रतिद्वंद्वी का जहर प्रतिरोध काफी अधिक न हो। रूई ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। जहर का इस्तेमाल करके लड़ने के बारे में उसके मन में अभी भी कुछ मिश्रित भावनाएं थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से इस दुनिया में मार्शल आर्ट का दायरा पृथ्वी की मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा व्यापक था। अगर इस तकनीक के कुछ नुकसान न होते तो वह वैसे भी इस तकनीक को सीखने के लिए ललचाता। इस तकनीक को सीखने के दौरान वह किसी और तकनीक को नहीं सीख पाता और उसे अपनी बाकी की जिंदगी हमेशा दस्ताने पहनने पड़ते, क्योंकि यह तकनीक लोगों को सोने पर मजबूर कर देती, चाहे उसे यह पसंद हो या न हो। उन्होंने इसे एक तरफ रख दिया और कुछ अन्य विकल्पों पर नजर डाली। उन्होंने कई ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जो उनके प्रतिद्वंद्वी को गंभीर नुकसान पहुंचाने या उन्हें गंभीर रूप से अक्षम करने में सक्षम थीं, जिससे वे कमजोर हो गए। तकनीकें घर्षण, शरीर के तापमान में हेरफेर, बल संचार, तंत्रिका पर प्रहार, मांस फाड़ना, धमनी को निशाना बनाना, ऑक्सीजन की कमी और कई अन्य बेतुकी तकनीकों पर केंद्रित थीं। इनमें से कई तकनीकें बहुत महंगी थीं तथा बहुत ही विशिष्ट थीं या उनकी कठिनाई का स्तर बहुत अधिक था। यह अपेक्षित था, मार्शल प्रशिक्षुओं को तुरंत पराजित करने या मारने की शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं हो सकता था। यदि इन तकनीकों में महारत हासिल करना बहुत कठिन न होता, तो मार्शल प्रशिक्षु मक्खियों की तरह गिर जाते। एक विशेष तकनीक तो बहुत ही बेतुकी थी, उसके अस्तित्व ने ही उसे चौंका दिया। हृदय संचलन, एक ऐसी तकनीक जिसमें जैब के प्रभाव को इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि प्रभाव से छाती के क्षेत्र में त्वचा, मांस, मांसपेशियों या हड्डी को नुकसान न पहुंचे, बल्कि बाहर से लेकर हृदय तक पूरी तरह से अंदर तक पहुंचे। प्रभाव से तुरंत हृदय गति रुक जाती है और अगर तकनीक को सही तरीके से लागू किया जाए तो कुछ सेकंड के भीतर ही लक्ष्य की मृत्यु हो जाती है। क्या? रूई ने आश्चर्य से कहा। एक ही बार जो मार्शल अप्रेंटिस को तुरंत मार सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है। उसने पहले कभी अप्रेंटिस लाइब्रेरी में उच्च श्रेणी की तकनीकों को इतने विस्तार से नहीं पढ़ा था। आखिरकार, वह अभी भी पिछले प्रशिक्षण चरणों में अपनी नींव को मजबूत कर रहा था, इसलिए उसने कभी ये तकनीक नहीं देखी थी। इस तकनीक की लागत 1000 मार्शल क्रेडिट थी और इसकी कठिनाई ग्रेड 10 थी, जो 1% सफल महारत दर के अनुरूप थी। इस तकनीक को खरीदने वाले मार्शल प्रशिक्षुओं में से केवल 1% ही इसमें निपुणता प्राप्त कर पाए थे। यहां तक कि मार्शल अकादमी में भी उस समय इतने अधिक मार्शल प्रशिक्षु नहीं थे। रूई को यकीन था कि जो भी उस तकनीक में निपुणता हासिल कर लेगा, वह अकादमी का सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। शुक्र है, इसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। वह निश्चित रूप से इस समय इसे खरीदने वाला नहीं था। जब वह अन्य तकनीकों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसकी नज़र एक दिलचस्प चीज पर पड़ी। स्टिंगर, यह एक किकिंग आधारित छेदन तकनीक थी जिसमें पैर के पहले अंगूठे को महज एक अंगूठे से हथियार के रूप में तैयार करना शामिल था, जिसका उद्देश्य तकनीक के लक्ष्य में छेद करना था। पैर के अंगूठे को कंकाल, मांस और उपकला स्तर पर कठोर रूप से तैयार किया जाएगा। इसे प्रभावी रूप से एक अजेय गोली में बदल दिया जाएगा। जब ये पूरी तरह से तैयार हो गया और इसमें महारत हासिल हो गई, स्टिंगर उपयोगकर्ता को तेजी से सामने से किक मारने की अनुमति देता था, जिससे जिस चीज को छूता था, उसमें 4 सेंटीमीटर लंबा और पैर के अंगूठे जितना चौड़ा छेद हो जाता था। यह एक कदम अकेले ही उसे लड़ाई में जीत दिला सकता है और हारी हुई लड़ाइयों में पासा पलट सकता है। इसके अलावा, इस तकनीक की कीमत अन्य तकनीकों की तुलना में अपेक्षाकृत उचित थी क्योंकि इसकी कठिनाई बहुत अधिक थी। इस तकनीक की कठिनाई प्रशिक्षण की लंबी, दर्दनाक कंडीशनिंग प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। इस कारण से इसकी कीमत के बावजूद इसकी क्षमता उच्च थी। इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता थी। यदि रूई ने यह तकनीक खरीद ली तो उसे मारक क्षमता में भारी वृद्धि मिलेगी, साथ ही उसके पास कुछ और तकनीकें खरीदने के लिए पर्याप्त मार्शल क्रेडिट भी बचे रहेंगे। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। रूई की आंखें दृढ़ निश्चय से सिकुड़ गईं। यह मेरी पहली पसंद होगी। उसने तकनीक के लिए स्क्रॉल को स्लॉट से बाहर निकाला और खुशी से उसकी जांच की। वह अपनी मारक क्षमता में हुए महत्वपूर्ण सुधार से काफी संतुष्ट था। इस तकनीक की कीमत लगभग 400 मार्शल क्रेडिट थी, इस तथ्य के बावजूद कि यह अधिक नुकसान पहुंचा सकती थी। इसका कारण यह था कि स्टिंगर में बहुत कम लचीलापन था। इसे अलग अलग ऊंचाइयों पर सीधे किक या साइड किक के रूप में निष्पादित किया जा सकता था। लेकिन मामले की सच्चाई ये थी कि इसके लिए एक पैर की आवश्यकता थी, और जब तक उपयोगकर्ता तकनीक के लिए दोनों पैरों के बड़े पैर की उंगलियों को प्रशिक्षित नहीं करता, तब तक इसका उपयोग केवल एक पैर से किया जा सकता था। आउटर कन्वर्जेंस हर हमले के साथ कम विनाशकारी था, लेकिन मूल रूप से लगभग सभी मार्शल युद्धाभ्यासों की शक्ति और गति को बढ़ाता था। यह एक पैर या एक प्रकार के हमले तक सीमित नहीं था और अगर चतुराई से इस्तेमाल किया जाए तो यह अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे सकता था। लेकिन बदले में इसमें घातकता की कमी थी। दोनों तकनीकें समान रूप से उच्च श्रेणी की थीं, जिनमें महारत हासिल करना बहुत कठिन था, जिसके कारण वे अधिक किफायती थीं, तथा उनकी ताकत और कमजोरियां भी अलग अलग थीं।
इसके साथ रूई के अपराध के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। वह शायद इस संबंध में अभी भी से कमतर था, लेकिन एक बार जब वह इस तकनीक में निपुण हो गया तो वह अभी भी इस संबंध में उसके बराबर हो जाएगा। वह आगे बढ़ गया, अपराध उन्मुख अनुभाग से बाहर निकल गया। उसका कोई और शुद्ध आक्रामक तकनीक खरीदने का इरादा नहीं था। जब वह बाहर निकला तो वह रुक गया। अब क्या, रूई ने सोचा। उसे यकीन नहीं था। वह थोड़ा इधर उधर घूमता रहा, अप्रेंटिस लाइब्रेरी के अलग अलग सेक्शन को देखता रहा, और आखिरकार वे एक पर आकर रुक गए। पैंतरेबाजी अनुभाग। मुझे उस अनुभाग में गए हुए काफी समय हो गया है, रूई ने सोचा। उसने 2 प्रशिक्षण सत्र पहले पैरेलल वॉक खरीदने के बाद से कोई पैंतरेबाजी उन्मुख तकनीक नहीं खरीदी थी। वह बहुत समय पहले की बात है। रूई को पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वास्तव में यह 1 वर्ष से भी कम समय पहले की बात है, लेकिन तब से इतना कुछ घटित हो चुका था कि रूई को लगा कि सचमुच बहुत समय बीत गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने कंधे उचका दिए। ये किसी भी अन्य विकल्प से बेहतर विकल्प था। उसे कोई पैंतरेबाजी तकनीक चुनने की भी जरूरत नहीं थी। अगर उसे वह पसंद नहीं आया जो वह देख रहा था, तो वह बस आगे बढ़ सकता था। ऐसा कुछ चुनने का कोई कारण नहीं था जिसे वह चुनना नहीं चाहता था। उन्होंने युद्धाभ्यास अनुभाग में कई तकनीकों को देखा, जिनमें से कई को उन्होंने पहले भी देखा था। भगवान शीघ्रता करें। एक ऐसी तकनीक जो उपयोगकर्ता को मांसपेशियों की संभावित ऊर्जा के रूप में शक्ति संचित करके क्षण भर के लिए ध्वनि की गति को पार करने की अनुमति देती है, जिससे वे अधिकांश मार्शल प्रशिक्षुओं के प्रतिक्रिया समय को पार कर सकते हैं, एक साफ नॉकआउट झटका दे सकते हैं जिससे बचना लगभग असंभव था। ये संपूर्ण लाइब्रेरी तकनीक की उन कुछ तकनीकों में से एक थी, जिनकी कठिनाई ग्रेड 10 थी, जैसे कि हॉट पेरमिएशन, वर्ड सटेप और ऑल सीइंग आई। रूई को इस तकनीक के बारे में पता था। ये वही तकनीक थी जिसके साथ केन ने फे को अकेले ही हराया था, और यही वह तकनीक थी जिसने कायरी को खुद को रोकना और सीमित करना बंद करने पर मजबूर किया था। यह उच्चतम दक्षता वाली एक अविश्वसनीय तकनीक थी। यदि सफलतापूर्वक अच्छी तरह से निष्पादित किया जाता है, तो रूई को संदेह था कि कोई भी मार्शल अप्रेंटिस पराजित होने से बच सकता है। यहाँ तक कि फे, जो अकादमी में सबसे मजबूत अपराध विशेषज्ञों में से एक थी, वह भी नॉकआउट होने से पहले मुश्किल से एक असफल काउंटर लॉन्च कर सकती थी। इस तकनीक में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और कमियां थीं, अन्यथा केन मार्शल प्रशिक्षुओं को एक ही बार में मार गिराता, जैसे कि वह कोई मार्शल स्क्वायर हो। फिर भी, ये तथ्य कि केन ने आधे वर्ष में ही इसमें महारत हासिल कर ली, प्रभावशाली था, क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें महारत हासिल करने के लिए कई वर्षों तक निर्बाध समर्पित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब पैंतरेबाजी तकनीकों में महारत हासिल करने की बात आई, तो केन बेजोड़ था। यहाँ तक कि रूई भी अपने पुनर्जन्मोन्नत दिमाग और पुनर्जन्मोन्नत औषधि सहिष्णुता के साथ इस विशेष मामले में उससे आगे नहीं था। वह पैंतरेबाजी तकनीकों को बस ऐसे पी सकता था जैसे वे रस हों। वह अब भी औसतन रूई से धीमा था। इसका कारण यह था कि वह अन्य क्षेत्रों से तकनीक सीखने में औसत था। फिर भी, रूई को नहीं लगता था कि वह गॉड स्पीड पर महारत हासिल कर सकता है, नहीं उसे ऐसा करने की इच्छा थी, इसलिए उसने इसे वहीं छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कई तकनीकों का प्रयोग किया, जिनमें से कई उन्होंने पहले भी देखी थी, जिनमें से कई नहीं थी, अंततः उन्हें कुछ दिलचस्प चीजें हाथ लगीं। फैंटम सटेप। ये तकनीक सटीक और सटीक प्रक्षेप पथों के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में उचित बदलाव के आधार पर अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय संकेतों के साथ भ्रम पैदा करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें लचीलापन और उच्च दक्षता समान मात्रा में थी, जिसके परिणामस्वरूप ये समग्र रूप से उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक थी, तथा इसकी कीमत भी काफी उचित थी। ये पहली बार नहीं था जब रूई ने ऐसी तकनीकें देखी थी जिनमें फेंटिंग की अवधारणा शामिल थी। वास्तव में, वह खुद भी एक तकनीक में महारत हासिल कर चुका था। मिराज डाइव एक ऐसी तकनीक थी जिसमें उन्होंने 2 प्रशिक्षण चरणों से पहले महारत हासिल की थी। इसमें टेकडाउन के लिए एक अवसर बनाने के लिए एक फिंट ग्रैपलिंग हमले का उपयोग किया जाता था। रूई ने सोचा, ये तकनीक एक चर थी जो उसे तकनीक द्वारा बनाए गए उद्घाटन का फायदा उठाकर लड़ाई को समाप्त करने या हारने वाली लड़ाई को पलटने के लिए चर बनाने की अनुमति देती थी। इसके अलावा, इस तकनीक के आश्चर्यजनक प्रभावों का उपयोग ब्लिंक के आश्चर्यजनक प्रभावों के साथ तालमेलपूर्वक किया जा सकता है, और इसे स्टिंगर किक को सफलतापूर्वक उतारने के लिए एक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फैंटम सटेप की बदौलत वह अपनी सभी तकनीकों के बेहतर ढंग से काम करने की संभावना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर, यह उनकी मौजूदा तकनीकों और मार्शल आर्ट के साथ अच्छी संगतता और तालमेल रखता था। ठीक है, रूई ने स्क्रॉल को स्लॉट से बाहर फेंक दिया और पैंतरेबाजी अनुभाग से दूर चला गया। इस तकनीक की लागत लगभग 380 मार्शल क्रेडिट थी। ये देखते हुए कि यह किस तरह की क्षमता रखती है, यह अनुचित नहीं है। स्टिंगर तकनीक के साथ, उनका कुल खर्च 780 मार्शल क्रेडिट था। उसके पास 440 मार्शल क्रेडिट शेष रह गए। एक उच्च श्रेणी की तकनीक या 2 औसत दर्जे की तकनीकों के लिए पर्याप्त है।
उन्होंने सोचा। उन्होंने औसत दर्जे की तकनीकें खरीदने के बारे में भी नहीं सोचा। अगर उन्हें वे चाहिए, तो वे बुनियादी तकनीकों पर वापस जा सकते थे और वहां से 4 या 5 तकनीकें चुन सकते थे। उनकी मार्शल आर्ट पहले ही उस बिंदु तक विकसित हो चुकी थी जहां उसे और अधिक मजबूत बनने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों की आवश्यकता थी। NO12 BIN.C ओम। अब एक अंतिम तकनीक बची है। तकनीक अपनाओ। रूई को इस बार वाकई कुछ पता नहीं था। उसने एक आक्रामक तकनीक, एक चालबाजी तकनीक चुनी थी। इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए, क्या उसे रक्षात्मक तकनीक चुनना उचित नहीं होगा? रूई ने अपना सिर हिलाने से पहले रक्षा वर्ग अनुभाग पर नजर डाली। मेरा बचाव काफी मजबूत है। वह पहले से ही 3 रक्षात्मक तकनीकों में महारत हासिल कर चुका था जो वॉइड एल्गोरिदम के साथ बेहद तालमेल बिठाती थीं। उसे अभी अपने बचाव को मजबूत करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, कम से कम उसे एक और धीरज तकनीक जोड़ने की जरूरत नहीं थी। शायद वह किसी अन्य प्रकार के बचाव को जोड़ने पर विचार कर सकता था। लेकिन फिलहाल उनका इरादा रक्षा वर्ग अनुभाग में जाने का नहीं था, बल्कि वे विशेष रूप से दूसरे अनुभाग में काफी रुचि रखते थे। विविध अनुभाग। विविध अनुभाग पुस्तकालय के सभी अनुभागों में सबसे बड़ा था, क्योंकि इसमें कई बड़े उप अनुभाग थे। पर्यावरण श्रेणी की तकनीकें, जानवर श्रेणी की तकनीकें, श्रम श्रेणी की तकनीकें, हथियार श्रेणी की तकनीकें, चुपके श्रेणी की तकनीकें, संवेदी श्रेणी की तकनीकें। इसमें विभिन्न प्रकार की कई दिलचस्प तकनीकें शामिल थीं। उसने इन तकनीकों के कई वर्गों को पढ़ने की परवाह नहीं की, इनमें से आधे उसके लिए बहुत जल्दी थे, उसे लगा। खास तौर पर, हथियार वर्ग की तकनीकें। इसके अलावा, ये सभी तकनीकें उसके लिए बहुत उपयोगी भी नहीं थीं। विविध खंड में कुछ मज़ेदार तकनीकें भी थीं। माइंड पैलेस। इस तकनीक ने प्रभावी रूप से उपयोगकर्ता को एक संपूर्ण स्मृति प्रदान की। ये तकनीक मार्शल कलाकारों के लिए विकसित की गई थी, जिन्हें मिशन बिलों में अक्सर मौजूद बहुत सारी जानकारी याद रखने में परेशानी होती थी। इसने मार्शल कलाकारों को कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि विभिन्न प्रकार की जानकारी के प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों को भी याद रखने में मदद की। यह उन मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए थी जो कुछ हद तक मानसिक रूप से विकलांग थे। कठिनाई स्तर 5। लागत मुक्त। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई लगभग हंस पड़ी। मार्शल यूनियन ने वास्तव में अक्षम मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक जोड़ी है, जिन्हें मिशन पूरा करने के लिए याद रखने वाली जानकारी को याद रखने में कठिनाई होती है। इस तकनीक को जोड़ने का फैसला करने से पहले उनके पास अक्षमता के कितने उदाहरण थे। उन्होंने ये तकनीक निःशुल्क भी उपलब्ध करा दी ताकि मार्शल प्रशिक्षुओं को इसे खरीदने में कोई झिझक न हो। उसने अपना सिर हिलाया, हंसी। उसने कुछ तकनीकों की कक्षाओं को सरसरी तौर पर पढ़ना शुरू किया, जो उसने अप्रेंटिस लाइब्रेरी में अपनी पिछली यात्रा के दौरान पहले ही देखी थी। संवेदी क्लास। जब उन्होंने इस खंड को विविध खंड में देखा तो उन्हें इसमें कुछ विशेष रूप से दिलचस्प तकनीकें याद आईं। जैसे ही उन्होंने इस खंड को सरसरी तौर पर पढ़ा, उनकी नज़र एक दिलचस्प चीज पर पड़ी। आदिम वृत्ति। एक तकनीक जो उपयोगकर्ता के खतरे के मूल्यांकन अंतर्ज्ञान को प्रशिक्षित करती है, जिससे उन्हें एक निश्चित सीमा के भीतर खतरनाक घटनाओं का अवचेतन रूप से पता लगाने की अनुमति मिलती है। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे उन्होंने तब देखा था जब उन्होंने सीस्मिक मैपिंग को चुना था। उस समय वे इससे काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने सीस्मिक मैपिंग को चुना क्योंकि सीस्मिक मैपिंग की रेंज कहीं अधिक थी, जबकि प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट एक युद्ध उन्मुख तकनीक थी। NO12 BIN.C ओम। यह एक बहुत अच्छा निर्णय था। पीछे मुड़कर देखने पर रूई को एहसास हुआ, अगर उसने सिस्मिक मैपिंग के बजाय प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट को चुना होता, तो वह मिट्टी के बेसिलिस्क मिशन या बाल तस्करी मिशन को भी पूरा नहीं कर पाता। मुख्यतः इसलिए क्योंकि प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट उन विशेष परिस्थितियों में बहुत काम की नहीं होती। हालांकि प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट ने युद्ध में अपनी चमक बिखेरी, जबकि युद्ध में सिस्मिक मैपिंग का उपयोग केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति और सामान्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जा सकता था। प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट इससे कहीं अधिक कर सकता था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसने मानव अवचेतन खतरे को भांपने और उसका मूल्यांकन करने की क्षमता के साथ साथ मानव अवचेतन पूर्व ज्ञान को भी प्रशिक्षित किया। इसने मूल रूप से उसके दिमाग की खतरे को भांपने और सहज रूप से और अवचेतन रूप से भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता को विकसित किया। आमतौर पर, ये मानसिक पैरामीटर स्थिर और स्थिर होते थे और इनमें आंतरिक सुधार की बहुत कम गुंजाइश होती थी। लेकिन मार्शल अप्रेंटिस के लिए ये सच नहीं था। मार्शल अप्रेंटिस में अलौकिक तंत्रिका विज्ञान था, जो मार्शल अप्रेंटिस को मिली सफलता और मार्शल पथ की खोज द्वारा प्रदान किए गए विकास और वृद्धि के परिणामस्वरूप था। सामान्य मनुष्यों के विपरीत, अवचेतन खतरे और पूर्वानुमान की प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है, और इसमें बहुत अधिक क्षमता है। इसे केवल उचित तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तकनीक के विवरण में कहा गया है कि एक बार महारत हासिल करने के बाद, कोई व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी की पहले से कहीं ज्यादा गहराई से भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकता है, और सहज रूप से अपने आसपास के सभी दिशाओं में खतरे को पहले से कहीं ज्यादा उच्च स्तर पर भांपने और उसका मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकता है। उपयोगकर्ता के लिए अचानक पकड़े जाने पर बहुत मुश्किल हो गई।
रूई को इस बात पर पक्का संदेह होने लगा था कि प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट तकनीक की वॉइड एल्गोरिथम के साथ मजबूत संगतता थी। इसका कारण ये था कि वॉइड एल्गोरिथम का पूर्वानुमान तंत्र प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट तकनीक के पूर्वानुमान तंत्र से अलग था। वॉइड एल्गोरिदम ने एक एल्गोरिदमिक सिस्टम में चर डालकर उपयोगकर्ता के विरोधियों की भविष्यवाणी की, जो प्रतिद्वंद्वी की भविष्य की चालों के साथ साथ उपयोगकर्ता जो हासिल करना चाहता था उसके आधार पर मुकाबला करने के आदर्श तरीकों को भी आउटपुट करता था। यह मूल रूप से डेटा विज्ञान और शारीरिक संघर्ष की मौलिक प्रकृति के बारे में गहरी समझ पर आधारित था। इसके बजाय आदिम वृत्ति की भविष्यसूचक क्षमता वर्तमान से भविष्य का अनुमान लगाने की मन की अवचेतन क्षमता पर आधारित थी। अगर दोनों में कोई ओवरलैप नहीं होता, तो वे किसी भी तरह के घर्षण के बिना सहयोग कर सकते थे। रूई प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट तकनीक की भविष्यवाणी करने की क्षमता को वॉइड एल्गोरिदम के साथ जोड़कर भविष्य में सही मायने में झांकने में सक्षम होगी। इसके अलावा प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट तकनीक की खतरा संवेदन क्षमता भी काफी प्रभावशाली थी। अगर रूई गलत नहीं थे, तो इस तकनीक के खतरे को समझने वाले पहलू को इनपुट के लिए एक अतिरिक्त चर के रूप में वॉइड एल्गोरिदम में एकीकृत किया जा सकता है। अधिक मात्रा में जानकारी उपलब्ध होने के साथ वॉइड एल्गोरिदम के परिणाम निश्चित रूप से और भी अधिक परिष्कृत, सटीक और सटीक होंगे। ये वॉइड एल्गोरिदम को गया की दुनिया में अनुकूलित करने के लिए पहला कदम साबित हो सकता है। रूई ने खुशी से कहा, वह इस घटना से काफी प्रसन्न था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट तकनीक वास्तव में उनके द्वारा चुनी गई अन्य दो तकनीकों की तुलना में उनकी मार्शल आर्ट के साथ सबसे अधिक अनुकूल हो सकती है। इसके अलावा, मानो यह उसे कुछ बता रहा हो, तकनीक की कीमत उसके शेष बजट में मुश्किल से ही थी। उसने सिर हिलाया और स्क्रॉल को थैली से बाहर निकाल लिया। अन्य दो के साथ उसे भी थैली में रख दिया। द स्टिंगर, प्रेत का दम, आदिम वृत्ति, ये तीन तकनीकें थीं जिनमें वह महारत हासिल करना चाहता था। इन तकनीकों के साथ वह शक्ति के दूसरे स्तर तक पहुंचने का इरादा रखता था।